उत्तराखंड में एक बार फिर कुदरत ने भारी तबाही मचाई है और चमोली के तपोवन इलाके में ग्लेशियर फटने से कई गांव तबाह हो गए हैं। हादसा इतना भीषण हुआ कि आसपास के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक अभी हादसे में 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं 25 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, युद्ध स्तर पर जारी है और तपोवन टनल को साफ करने का काम भी बड़े पैमाने पर जारी है। आपको बता दें, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना के जवान, आईटीबीपी और एसएसबी की टीम के साथ ही मरीन कमांडो भी रेस्क्यू मिशन में जुटे हुए हैं। और वहीं आज डीआरडीओ की एक टीम का दौरा भी हुआ है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। तो वैज्ञानिकों की टीम का दौरा है ताकि समझ सकें कि आखिर ग्लेशियर के फटने से, टूटने से ये इतनी बड़ी त्रासदी कैसे आई। तो एक तरफ जहां राहत और बचाव कार्य जारी है, रेस्क्यू जारी है, तो दूसरी तरफ गांव के लोगों तक मदद पहुंचाने की भी हर संभव कोशिश हो रही है। कुछ अपडेट हम आपको बताते चले। हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हुई है और 200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू बड़े पैमाने पर चल रहा है, राहत और बचाव कार्य जारी है और 25 से ज्यादा लोगों को इस त्रासदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हमारे रेस्क्यूअर्स ने बेहतरीन काम किया और राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बड़े पैमाने पर टनल को साफ करने का काम किया जा रहा है, मशीनें लगाई गई हैं और एक्सपर्ट्स के जरिए इस टनल को साफ करने की कोशिश की जा रही है ताकि वहां अंदर अगर मजदूर फंसे हुए हैं, जैसा कि आशंका जताई जा रही है, उन्हें बाहर निकाला जा सके। एक दुखद घटना। और ये तस्वीरें देखिए, हेलीकॉप्टर्स किस तरह से उन गांवों तक खाना और मेडिकल हेल्प पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं जो मुख्य रास्तों से कट गए हैं। कल जो त्रासदी आई उसमें नदी ने कई पुलों को बहा दिया और मुख्य रास्तों से पूरी तरीके से लोग कट गए हैं। चमोली के तपोवन में ग्लेशियर फटने से रैनी गांव में भीषण तबाही मची है और रैनी गांव में ही कई पुल टूट गए हैं। चीन सीमा तक जाने वाली सड़क का संपर्क टूट गया है, जिससे गांव में सभी तरह की सप्लाई चेन ही टूट गई है। देखिए हमारे संवाददाता प्रशांत देव की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ग्लेशियर फटने से जानमाल के नुकसान के साथ साथ रणनीतिक नुकसान भी हुआ है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये रैनी गांव है और यहाँ पे वो पुल था जो टूट गया है। ग्लेशियर के फटने से, बहाव की वजह से ये पुल टूट गया है। ये पुल जो है आगे मलारी घाटी की तरफ रास्ता को जोड़ता था जो चाइना की तरफ जाता है, यानी कि भारत चीन बॉर्डर की तरफ जाता है। सारा सेना का मूवमेंट इस पुल के जरिए, अगर सड़क रास्ते से इसी पुल के जरिए होता था, जो वो पुल टूट गया है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये जो पुल टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे जो नदी बह रही है, ठीक मेरी उंगली के सामने जो सफ़ेद सीमेंट दिख रहा है टूटा हुआ, इसको ग्लेशियर ने तोड़ा और इसके टूटते ही बाउंडर आगे बढ़ा और आगे प्रोजेक्ट को नुकसान किया, जानमाल को नुकसान किया। लेकिन इस पुल के टूट जाने से मूवमेंट आगे रुक गई है, चाहे वो सेना की मूवमेंट हो या फिर सिविल सप्लाईज की मूवमेंट हो, गांव तक आगे पहुंचने की मूवमेंट हो, वो सारा रुक गया है और उस पर राहत कार्य चल रहा है। उस तरफ चूंकि मूवमेंट रुक गया है तो क्या असर पड़ेगा दिखाना चाहूँगा। ये जो सारे मकान दिख रहे हैं और उसके आगे एक छोटा गांव है, उसके आगे फिर मलारी है, फिर नीति है, फिर आगे चीन का बॉर्डर है। तो जो भी सप्लाई होनी थी, यही एक रास्ता था जिसके जरिए सामान पहुंचता था, सामान चीज़ें पहुंची थी, जो अब फिलहाल ब्रेक लग गया है, अवरोध उत्पन्न हो गया क्योंकि ये पुल टूट गया है। इसीलिए हवाई जहाज से सेना की मदद से ज़रूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। तो जिस वक्त तबाही मची थी उस वक्त रैनी गांव में इस पुल के पास क्या हालात थे, सुनिए चश्मदीद की जुबानी ग्लेशियर टूटने की कहानी। ग्लेशियर जब फटा तो चश्मदीदों ने उसे किस तरीके से देखा, बात करते हैं। हमारे साथ राजेश निगम है जो बीआरओ के लिए काम करते हैं और उनके आंख के सामने सब कुछ हुआ। राजेश जी, पहले तो ये बताओ आपकी क्या देखा आपने, कितनी भयानक तस्वीरें देखी? हम लोगों ने बस ये देखा, जस्ट हम लोग रोड के किनारे खड़े थे, अटेंडम एक ब्लास्ट जैसा हुआ और धुआं सा दिखा, तो हम लोग सोचे इसमें भी कोई स्लाइड हुआ है। तो देखा आगे, जैसे ही आगे बढ़े तो देखा कि पूरा मलबा चला आ रहा है, मलबा चला आ रहा। तो फिर जब देखा थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखा आवाज़ भी आई थी बहुत ज़्यादा। हाँ, आवाज़ भी थी, बहुत तेज़ आवाज़ थी। तो हम लोग सोचे कोई स्लाइड हुआ है रॉक का,
बट जैसे ही देखा थोड़ा सा तो मलबा आ रहा था, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखा लमसम वो 100 मीटर हाइट का मलबा था, तो वो पूरा बहता हुआ आ रहा था। फिर हम लोग इधर पीछे की तरफ। ये आप बता रहे हो कहाँ, ये यहीं पे? हाँ, यहाँ पे ये आगे जहाँ पे ये प्लांट था, ये ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट का। अच्छा, इसमें आप मोबाइल में कुछ तस्वीर भी आपके दिखाना, मुझे क्या दिखा रहे हो आप? ये वो तस्वीर है जब? हाँ, ये वो तस्वीर है। ये ग्लेशियर यहाँ से ऐसे आया, मलबा आकर के यहाँ पे टकराया। अच्छा, पहले बाएं तरफ टकराया? हाँ, दाहिनी तरफ इधर से हाँ, देखेंगे तो दाहिनी तरफ यहाँ पे टकराया। यहाँ पे एक छोटा सा मकान जैसा था, हाँ, झोपड़ी जैसा, उसमें आकर के टकरा करके, और ये लमसम रिवर लेवल से 3000 फीट पे है। उतने ऊपर पे जाकर के ये टकराया। उसके बाद बैक होकर के फिर ये आगे जाकर के धौली गंगा में मिल गया जाकर के। तो चश्मदीदों की जुबानी आपने सुना कि किस तरह से ग्लेशियर टूटा और बहुत सारा मलबा एक साथ आया। जिस जगह पर पुल टूटा है वहां भारी मात्रा में अब मलबा जमा हो गया है और फिलहाल बीआरओ के कर्मचारी इस मलबे को हटाने में लगे हुए हैं। बीआरओ के अधिकारी के मुताबिक कल दूसरा पुल बनाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि चीन की ओर जाने का ये अकेला मार्ग है। देखिए हमारे संवाददाता प्रशांत देव की ग्राउंड रिपोर्ट। तमाम जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी इस काम में जुटे हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या प्लान है, किस तरीके से इसको ये करेंगे। सर, ये कितना बड़ा हादसा लगता है आपको कि इतना बड़ा ये पुल टूट गया, और कब तक ये सफाई हो जाएगी? सर, ये बहुत बड़ा हादसा है। कल देखते ही ये हुआ कि बहुत चारों तरफ हाहाकार मच गया, और मैं बता रहा हूँ कि अब 1 घंटे के अंदर हम इसको क्लियर कर देंगे। उसके बाद में ब्रिज लॉन्चिंग का प्रोग्राम चालू हो जाएगा। हो सकता है कल हम ब्रिज लॉन्चिंग का काम चालू कर देंगे और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे का लिंक टोटल टूट चुका है। क्योंकि जो मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं अभी तक गया भी था, तो इधर से आगे फिर मलारी और नीति गाँव पड़ता है। भारत चीन की सीमा भी है, गाँव भी है, आपके आने जाने का मुख्य रास्ता यही है, तो वो पूरा टूट गया। तो आप जैसे कह रहे हैं कि नया पुल लॉन्च करेंगे, तो क्या नया पुल सीमेंट का इतनी जल्दी बन जाएगा, तो फिर उसका विकल्प क्या होगा? सर, विकल्प ये है कि हो सकता है पहले बेली ब्रिज लॉन्च होगा, ताकि क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा। बेली ब्रिज लॉन्च होने के बाद में सीमेंटेड, मतलब लोहे का पुल जो होता है पुल, सर लोहे का पुल लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा थोड़ा। और फिर उसके बाद में बगल के अंदर सीमेंटेड आरसीसी ब्रिज लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि अभी फौज और सिविलियन का टोटल कॉन्टैक्ट यही था सर। ये ब्रिज मात्र एक ऐसा था कि अभी उधर का बंदा उधर रह गया, इधर का बंदा इधर रह गया। जब से फ्लड आया तब से ये दिक्कत हो रही है। तो जल्दी से जल्दी ये कोशिश होगी। हम रात को ही कल मशीन लोड करके लाए, जो पीछे वो हो रखी है, एक स्लाइड आ रखी है, वहाँ पे हमने काम किया दिन भर, और अभी दोपहर को यहाँ लेके आए। अभी करीब 1 घंटे के अंदर इसको क्लियर कर देंगे। उसके बाद में कल हमारा प्रोग्राम होगा कि हम ब्रिज को लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। तो प्रकृति ने अपना तांडव दिखाया, लेकिन उसके बाद इंसान जुट गया है जिंदगी को एक बार फिर से रास्ते पे लाने के लिए, और कोशिश यही कि जल्द से जल्द संपर्क साधा जाए, जो मुख्य रास्ते हैं उन्हें बहाल किया जाए, और इसमें सेना के जवान जुट गए हैं। प्रशांत मेरे सहयोगी रैनी गांव में ही मौजूद हैं, चमोली में, उनका रुख करूंगी, और साथ ही मानस मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखीमपुर खीरी से, क्योंकि कई मजदूर लापता हैं और उनकी जानकारी मानस के जरिए हम लेंगे। सबसे पहले लेकिन प्रशांत, आपका रुख करूंगी मैं। जिस तरह से आपके ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने देखे, अब कोशिश पूरी यही है कि सब कुछ वापस रास्ते पर लाया जाए, और वो गांव जो कट गए हैं, कोई सप्लाई चेन नहीं है उनके पास, उन्हें जोड़ा जाए। जी, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और अभी हम जहां पे खड़े थे उससे और ऊंचाई पे हमने पहाड़ी सीढ़ियों के जरिए और ऊंची जगह पे हम आए, ताकि और साफ तस्वीर दिखा सकें। आप देखिए ऊपर से किस तरीके से ये तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं, और ठीक पीछे जो सफेद पर्वत की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, ग्लेशियर वहीं से टूट के निकला था। आप देखिए ठीक मेरी उंगली के सामने आपको 2 काले पहाड़ों के बीच में सफेद चमकता जो पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, ग्लेशियर वहां से टूटा। और जैसा कि अभी एक चश्मदीद ने बताया हमको कि वहां से चट्टान जब निकला उनके आंख के सामने, पहले वो बाएं तरफ पे बहुत जोरदार धमाके के साथ आया, और उसके बाद करीब 100 मीटर की ऊंचाई के साथ वो तूफान यहां बहना शुरू किया। और सबसे पहला अटैक उसका हुआ उस भारी भरकम नए बने सीमेंट के पुल पे, और पुल को तोड़ता हुआ, रौंदता हुआ इस तरीके से आगे वो बढ़ता गया। और फिर आगे ये तबाही का कारवां जो है अलकनंदा नदी होते हुए आगे तपोवन गया। फिर तपोवन में उसने जो पावर प्लांट था उसको तबाह किया, फिर उसके आसपास के गांव को तबाह किया। और देखिए ये कैसे हुआ, इसको समझाते हैं। मैं जिस छत पे खड़ा हूं पहाड़ के, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है जी, ये स्कूल है, और अगर वो एवलांच इस रास्ते से आता
और तो इन जो भी मकान हमारे पीछे देख रहे हैं इनको तोड़ता हुआ आगे निकल जाता है। लेकिन चूंकि वो एवलांच का हिस्सा नदी में गिरा तो नदी से जुड़े जितनी भी चीजें थी उसको तबाह करता हुआ आगे निकल गया। तो इसी तरीके के जो मकान छोटे जो हमारे आसपास अभी दिखाई दे रहे हैं वो नदी के किनारे थे जो बह गए। जो प्रोजेक्ट पे लोग काम कर रहे थे वो पूरी तरीके से बह गए। तो ये तस्वीर हम यहाँ से देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक सज्जन आए, उनसे बात करते हैं। आप यहीं रहते हैं? क्या देखा था कल आपने? सर हम तो ऐसे ही था, घर में बैठे और तब तो ऐसा धुआं जैसा आया तो हमने कहा क्या हो रही है, तब तो सीधे वहां से यहीं दिखाई दिया बस। वो जो ऊपर सफेद पहाड़ वहां से निकला? वहां से निकला सीधा। उसके बाद हमने पुल ही जाते देखा बस। हाँ अच्छा, फिर उसके बाद ये नदी में बहता हुआ चला गया? यहाँ बह के उसने वहाँ फोर्स मारा, वहाँ से ऊपर फोर्स मारा बस। अच्छा, ये सब मकान, इन सब मकानों का नुकसान नहीं हुआ? नुकसान तो नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। अच्छा, तो हाँ खतरा है हमको अभी भी बहुत ज्यादा। इधर एक चट्टान है, वो चट्टान नहीं रहता, हम एक कुछ नहीं रहते यहाँ इधर अभी। मतलब क्या कह रहे हैं, चट्टान और खिसक सकती है? आपको खिसक सकते वो क्या पता? क्यों ऐसा खतरा क्यों लग रहा है? खतरा सर ये कंपनी की वजह से कटिंग से हो गई सर खतरा। अच्छा बस। अच्छा, ये जो कंपनी वाले कटाई कर रहे हैं उसकी वजह से हुआ है? उसकी वजह से हुआ। और ऊपर वजह से हमारे मकान पर दरार पड़े सर। ऐसा पड़ गया? हाँ। तो देखिए, ये जो बातें बता रहे हैं स्थानीय निवासी यहाँ के कि इनकी आशंका ये है कि जो कंपनियां चट्टानों में विस्फोट कर रही हैं सड़क बनाने के लिए, उनका कहना है कि इनकी वजह से हुआ। अब सवाल यही उठ रहा है अब कि ये जो भूस्खलन हुआ, ये जो ग्लेशियर बस्ट हुआ, ये मानवीय है या प्राकृतिक है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन स्थिति बहुत ही भयावह थी और हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यहाँ पे हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने यहाँ स्टोरी कवर करने के लिए आया था। वो जगह हमने देखी, वो गांव देखा, वो जो पुल टूटा, उस पुल के जरिए हम इस पार से उस पार गए और मैं उसको महसूस कर सकता हूँ कि किस तरीके से कितना बड़ा नजारा बदल गया है पूरी तरीके से। जो तमाम प्रशांत, अब लेकिन सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये भी है कि जो लोग लापता हैं उनका पता लगाना, और इसके लिए मैं मानस का रुख करूंगी जो मौजूद है लखीमपुर खीरी में, और वहां पर बताया जा रहा है कि 50 मजदूर ऐसे हैं जिनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं उनके घर वाले, और सहारनपुर से भी कुछ मजदूरों की अभी तक कोई खबर नहीं है। तो कुल मिला के पश्चिम बंगाल से भी खबर आ रही है कि पूर्व मेदिनीपुर के महिसादल इलाके में 4 मजदूर लापता हैं और इन मजदूरों से उनके परिवार का संपर्क अभी तक नहीं हो पा रहा है। इस कारण मजदूरों के परिजनों का रो कर बुरा हाल है इस वक्त। लखीमपुर खीरी का हम रुख कर लेते हैं, मानस वहां मौजूद हैं। मानस, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है राज्य की तरफ से, क्या उस पर संपर्क साधने की कोशिश की है परिजनों ने? कोई जानकारी उन्हें मिल पा रही है अपनों के बारे में? देखिए, संपर्क यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बिल्कुल संपर्क किया था और अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अफसोस इसी बात का है क्योंकि इस गांव के लोग भी परेशान हैं। देखिए, ये भिटौरी गांव है, ये लखीमपुर का अंतिम छोर है। इसके कुछ दूर बाद नेपाल का बॉर्डर शुरू हो जाता है। थारू जनजाति के लोग यहाँ और इसके आसपास के गांव के तमाम इलाकों में ऐसे लोग रहते हैं जिनके बच्चे या उनके पति या बेटे काम करने के लिए वहां पर गए हुए थे, उनका कोई पता नहीं चल पाया। ऐसे लोगों की संख्या करीब 40 से 50 है। लेकिन जहां पर हम बात कर रहे हैं इस वक्त, जहां पर हम मौजूद हैं, इस गांव के भी करीब 1 दर्जन लोग लापता है और उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। आप हमारे ठीक पीछे जो तस्वीर आप देखेंगे, ये वो लोग हैं जिनको अपने पति की, अपने बच्चों की या अपने भाई की तलाश। सामने आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, उनके पति का कोई पता नहीं चल पा रहा। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं इस बात की कि इनका कोई सुराग मिल पाए। हाँ, एक गांव का एक व्यक्ति ऐसा है जो सकुशल बच गया है और वो ये बता रहा था कि लोगों ने, उस व्यक्ति ने ये बताया इन लोगों को कि एक बड़ा जलजला सा आया और सब लोग बहते हुए चले गए, वो किसी तरीके से बच गया। लेकिन बड़ा जलजला सा आया और सब लोग बहते हुए चले गए, वो किसी तरीके से बच गया। लेकिन अभी तक जो लापता लोग हैं उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया, इसलिए उम्मीद बंधी हुई और इस बात की कामना भी कर रहे हैं लोग, इस गांव के भी लोग, कि जो भी इस गांव से लोग गए थे वो सकुशल बच जाए, उनके सुरक्षित होने का कोई प्रमाण या उनके सुरक्षित होने की कोई सूचना मिल जाए तो इस गांव के लोगों को तसल्ली हो जाएगी। क्योंकि ये पूरा गांव बहुत परेशान है, कल से कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। लगातार जो मीडिया के कर्मी आ रहे हैं उनसे भी ये लोग बात कर रहे हैं, फोटोग्राफ भी दिए, शेयर किए। हम लोग
लोग, उसको भी दिए फोटोग्राफ कि किसी तरीके से कोई जानकारी मिल पाए। जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो भी यहाँ पर आए थे, हेल्पलाइन के नंबर पर भी इन लोगों ने संपर्क किया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लेकिन चूंकि कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए उम्मीद अभी भी टिकी हुई है और इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस गांव के जो लोग भी गए होंगे वो सकुशल बच जाएं, उनकी कोई सूचना मिल जाए। लेकिन अभी तक स्थिति यह है कि अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई है। आस पड़ोस के भी कुछ गांव हैं यहाँ जहाँ के लोग भी लापता हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि करीब 40 से 50 लोगों का आंकड़ा है जो लापता है, जिनका अभी मानस तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं आपके जरिए लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर, इससे मदद मिल सकेगी इन तक पहुंचने में। और दूसरा ये भी अगर आप इनसे बात कर सकें, पूछ सकें कि एग्जैक्टली कहां पर इनके परिजन काम कर रहे थे, आखिरी बार कब उनकी बात हुई है, लोकेशन उन्होंने बताया होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल बात करूंगा। आप बताइए कि आप का कौन लापता है, क्या नाम है? हमारा लड़का सूरज। सूरज नाम है, वो कब से लापता है? कब, क्या आखिरी बार कब बात हुई थी आपसे? परसों सवेरे बात हुई थी, उसके बाद में कोई बात नहीं हुई। अच्छा, परसों क्या बात हुई थी? तब तक सब ठीक ठाक था? जी ठीक ठाक था। और फिर उसके बाद आपने दोबारा फोन लगाया कल के बाद? कल लगाए थे, 3 बजे तक फोन गई घंटी, लेकिन रिसीव नहीं किए। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद में फोन स्विच ऑफ आ रहा। अच्छा, यहाँ पर प्रशासन के लोग आए थे, उनको कई नंबर पे प्रशासन के लोगों को आपने बताया पूरी बात? हाँ, ऐसे जैसे आपको कह रहे हैं वैसे उनको भी कहा। उनको भी बताया, लेकिन कोई जवाब अभी तक नहीं आया? जी नहीं। अच्छा, कितना बड़ा लड़का था, क्या उम्र? लड़का का 19 से 20 साल तक की उम्र थी। कितने बच्चे गए थे आपके? हमारे यहाँ से 4 बच्चे। तो लखीमपुर खीरी से मानस हम तक वहां के हालात पहुंचा रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और जैसा कि कई लोगों से बातचीत में बात सामने आई है कि जो आखिरी बार बात हुई थी तो सब कुछ ठीक था, कुशल थे उनके परिजन, लेकिन अभी कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन इस वक्त इन लोगों से संपर्क साध चुका है, सारी जानकारियां ले चुका है और यही प्रार्थना कि वो लोग सकुशल मिल जाएं। रेस्क्यू इस वक्त जारी है चमोली में और उम्मीद यही कि जो बचे हुए लोग हैं उनमें इनके परिजन भी हों। उत्तराखंड में हादसे वाली जगह का जायजा लेने केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भी पहुंचे और आरके सिंह ने कहा कि यह बहुत बड़ी त्रासदी है और उम्मीद है कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगी। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री आरके सिंह पहुंचे थे पूरे रेस्क्यू वर्क का जायजा लेने के लिए और देखा उन्होंने कि किस तरह से रेस्क्यू को चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द कनेक्टिविटी बहाल की जाए, जो गांव कट गए हैं मुख्य रास्तों से उन्हें जोड़ा जाए, उन तक सभी खाने पीने की आपूर्ति की जाए, पहुंचाई जाए और साथ ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द खत्म हो, इसकी भी उन्होंने उम्मीद जताई। तो उत्तराखंड के तपोवन में भीषण तबाही मची और पहाड़ पर जगह जगह तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 पहुंचा है, देखिए हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश की ये ग्राउंड रिपोर्ट। टनल के ठीक सामने जहां रेस्क्यू चल रहा है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी ऑफिशियल्स, आर्मी, और ये जिस तरीके की तस्वीर है, टनल की तस्वीर ठीक सामने, जो तबाही का मंजर था वो यही था। अपनों को खो दिया, अपनों को तलाशा जा रहा है और जो रेस्क्यू है आप ये देखें ये किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से वो तस्वीरें हैं जो काफ़ी डराती भी हैं, हैरान भी करती हैं कि ये वो टनल का हिस्सा है जिसको लगातार यहाँ से खाली किया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं मलबे का ढेर, बड़े बड़े पत्थर, बड़ा मलबा, मिट्टी, पूरी तरीके से पानी, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि एक वक्त था जब काम चल रहा था, अचानक से एक सैलाब आया और पूरी तरीके से उसने अपने पे समेट लिया। ये वो टनल है। आप टनल का हिस्सा देखिए किस तरीके से यहाँ लगातार कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से इसको पूरी तरीके से खाली किया जाए। जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही है, कई लोगों के फंसे होने की आशंका है और लगातार इसको किया जा रहा है खाली। और आप देखें कितनी कोशिशें की जा रही हैं क्योंकि मौसम साफ है। इससे पहले अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि मौसम ख़राब ना हो, ऐसे में तमाम आसपास के लोगों को अलर्ट में रखा गया था। ये तस्वीरें हैं टनल के ठीक अंदर की, जहां से ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है और हम आपको ये बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने चरम पर है। लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को पूरा किया जा सके। लगातार जारी है और तपोवन में जो स्थिति है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कितना नीचे हमें जाना पड़ रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब
ये ग्लेशियर का हिस्सा नीचे आया होगा और अब जिस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है, कितना नीचे हमें जाना पड़ रहा है, ये जिस तरीके से ऊपर से नीचे आने में लगभग जितना वक्त लग रहा है, रेस्क्यू में कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है नीचे टनल की तरफ जाता है और जो प्रोजेक्ट है इसके आगे चल रहा था तपोवन में, ये वो जगह है जहां पर इस तबाही के मंजर को सबने देखा, क्योंकि ये तस्वीर पहले देखने को नहीं मिली इनको। ये जो काम कर रहे थे, जिनका साफ कहना है कि कोई घास काटने गया था तो वो उसमें बह गया, कोई बकरियां चरा रहा था तो बकरियां बह गई। लगभग 180 से ज़्यादा बकरियां बताए जा रहे हैं कि यहाँ बह के निकल गई और कई ऐसे लोग थे जो लापता हैं। और जिस तरीके से टनल का काम चल रहा है, ये पूरी तरीके से जितना वक्त हमें नीचे आने में लग रहा है, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि रेस्क्यू करने में भी कितना मुश्किलात हो रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से क्रेन बार बार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने में वक्त लगाती है। मलबा नदी में निकाला जा रहा है और लगातार प्रशासन, अधिकारी, तमाम लोग यहाँ इसी तरीके से अपना काम कर रहे हैं। ये तबाही के बाद की वो तस्वीर है जहां अभी भी लोग अपनों को तलाश रहे हैं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 तपोवन। तो ग्राउंड जीरो से लगातार हम आपको सभी अपडेट पहुंचाते जा रहे हैं चमोली हादसे की। और इस बीच जो रेस्क्यू वर्क चल रहा है उसका जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो, ये उम्मीद करते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। बहुत बड़ी ट्रेजेडी इसको हम मानते हैं, इसलिए कि हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्कर्स मिसिंग हैं, कुछ डेड बॉडीज भी मिले हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हम लोग को जो आकलन है, करीब 34 लोग फंसे हैं इस टनल में, तो उनको रेस्क्यू करना अभी प्रेजेंट चैलेंज है हमारा। सबसे इमीडिएट चैलेंज वही है कि हम इसको रेस्क्यू करें। तो उसमें जैसा आपने देखा कि वो काम चल रहा है। अभी हम लोग करीब 70 मीटर तक अंदर गए हैं टनल के। करीब 180 मीटर हमको और जाना है, तब जाकर करके हम एक बेंड पर आएंगे और उस बेंड के बाद शायद ये मलबा नहीं हो, तो हमारे जो लोग हैं वो उस बेंड के बाद होंगे, ये हम लोग का अनुमान है। तो कितना बड़ा चैलेंज है, 34 लोग फंसे हैं अंदर टनल में, ऐसी जानकारी है, और उन्हें बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है। राहुल प्रकाश मेरे सहयोगी ठीक तपोवन पे मौजूद हैं, जिनके ग्राउंड जीरो रिपोर्ट को आपने देखा। राहुल, आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त चैलेंज क्या है? लगातार टनल को साफ किया जा रहा है, कहां तक कामयाबी मिली है रेस्क्यूअर्स को? देखिए, अभी की ताजा हालात है, मैं उसमें आपको ये बता दूं कि जो रेस्क्यू चल रहा था क्रेन के माध्यम से, जो मलबे को बाहर से अंदर से जो निकाला जा रहा था, वो लगभग काफी दूरी तक जा गया था। लेकिन अब एक टास्क फोर्स बनाई गई है, ये ज्वाइंट टास्क फोर्स है। ये अभी पहली बार हुआ है कि आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी एक टीम है ज्वाइंट, जो पूरी तरीके से मैनुअली अंदर गई है। यानी वो अंदर टनल के गए हैं, हम अंदर उनके साथ आधे तक गए, हमने वो तस्वीर देखी, हमने वो चीज बताई कि किस तरीके से ये मैनुअली अंदर एक स्टिक, यानी जो एक कहा जा सकता है कि पैरेलल रास्ता बना के अंदर जा रहे हैं, और जो इक्विपमेंट्स, यानी जो अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स हैं, उनको लेके अंदर सर्च आउट करेंगे। जो मलबा निकाला गया है, अंदर क्या स्थिति है, उसकी फोटोग्राफी, उसका पूरा वीडियोग्राफी, और जिस तरीके से एक कहा जा सकता है कि आईटीबीपी का एक स्वान यानी डॉग स्क्वाड वो अंदर है, वो स्मेल करके, फील करके तमाम चीजें करेगा। ये इस वक्त की तस्वीर है। और अभी जो टास्क फोर्स है वो टनल के अंदर है, काफी अंदर तक जा चुकी है, और लगभग जितने ग्राउंड वर्क में रेस्क्यू में लगे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम कहा जा सकता है कि 200 से 300 जो ग्राउंड स्टाफ है, जो इस वक्त टास्क फोर्स है, वो टनल के अंदर है, और तमाम यानी मेडिकल टीम के साथ अंदर गई है। संभावना जिस तरीके की जताई जा रही थी कि अगर कोई अंदर हो तो मेडिकल टीम साथ गई है, मेडिकल टीम पूरे इक्विपमेंट के साथ गई है, पूरे अत्याधुनिक चीजों के साथ पूरी टीमें गई हैं, और वो उस टनल के अंदर तक वो स्थिति समझने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब तक मलबा निकाला गया है, अब मैनुअली जाके उन चीजों को देखा जा रहा है। क्योंकि ठीक मेरे पीछे आप देखें, आपकी नजर जाएगी तो ये टीम नीचे टनल के अंदर काम कर रही है, और लगातार जितने भी जो जवान हैं, आईटीबीपी हो, आर्मी हो, और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, और ये तमाम अंदर काम कर रहे हैं। यानी प्राथमिकता यही है कि अंदर कोई ना हो, कोशिश ये की जाए कि जल्द से जल्द रेस्क्यू को पूरा किया जाए। राहुल, जो आप समझा पा रहे हैं कि अब मशीन से सफाई नहीं हो रही है टनल की, अब मैनुअली उसे किया जाएगा, और उसके लिए टास्क फोर्स बन गया है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स के जरिए कैसे जवान पहुंच भी रहे हैं, और ये वो हेलीकॉप्टर्स हैं जो रेस्क्यू के लिए खास तौर पर लगाए गए हैं। ये तपोवन के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और जैसा कि राहुल बता रहे थे
कि अब टनल में जो रेस्क्यू चल रहा है उसके लिए जवान खुद मैन्युअली उसमें जाएंगे और सभी को मिलाकर एक टास्क फोर्स बना दिया गया है जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान होंगे और एक मेडिकल टीम भी होगी। साथ ही जो खोजी कुत्ते होते हैं उसके साथ एंट्री करेंगे टनल में और फिर एक पैरेलल रास्ता बनाते हुए अंदर जाने की कोशिश की जाएगी। ये सब कुछ बहुत ही कठिन है और राहुल, यानी कि अब मशीन से नहीं, खुद से ही करना पड़ेगा। बहुत वक्त लग सकता है, ये लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। देखिए, जो टनल है वो अंदर कर्व जो ले रही है उसके आधार पर ये तमाम चीजें की जा रही हैं, यानी मैनुअली काम के साथ साथ जो मशीनरी काम है वो भी होगा। लेकिन अंदर जाने का मकसद यही है टास्क फोर्स बनाने का कि अंदर जो चीजें हैं उसको देखा जा सके, समझा जा सके, क्योंकि अब तक जो क्रेन के माध्यम से तमाम चीजें आई हैं वो मलबा निकाला गया है। जो टेक्निकल चीजें हो सकती थी वो की जा रही हैं। अब जो टास्क फोर्स बनाने का मतलब है कि अंदर जाके स्थिति क्या है पूरी तरीके से वो समझेंगे, क्योंकि पूरे इक्विपमेंट के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन यानी ये अंदर गया है और पूरा जो पैरेलल रास्ता बनाया गया कि जहां हम खड़े हैं वहां खड़े होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मलबा इतना ज्यादा है। तो उसके लिए एक पैरेलल रास्ता बनाया गया है, क्योंकि मशीन जो है वो अंदर चली जाती है, वो मलबा निकाल के लिए आती है, लेकिन अगर हम जाने की सोचे तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में एक पैरेलल रास्ता बना के पूरी टास्क फोर्स अंदर जा रही है, इक्विपमेंट के साथ जा रही है, तमाम मेडिकल टीम साथ है और जो खोजी कुत्ते हैं वो साथ में है। यानी पूरी तरीके से कहा जा सकता है एक ज्वाइंटली ऑपरेशन के अंदर टनल की स्थिति का मुआयना करके जो संभव हो सकता है रेस्क्यू में, अगर संभावना होती है कि कोई है तो उसको निकाला जा सके। ये एक बड़ी चीज है जो वक्त बहुत ही अहम होता है किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में। 3:30 बज रहे हैं इस वक्त और अगर हम बात करें कि मैनुअली इसको करने में कितना वक्त लगेगा, कुछ बता पा रहे हैं जो रेस्क्यूअर्स हैं कि उनको कितना टाइम लग सकता है अंदर? देखिए, हमने अभी जो एनडीआरएफ के एक अधिकारी हैं उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने साफ कहा है कि ज्वाइंट ऑपरेशन का मतलब है कि अंदर की स्थिति किस तरीके की है, क्या है और किस तरीके से अंदर रेस्क्यू किया जा सकता है, तमाम वो चीजें हैं। क्योंकि अब तक मशीनरी आप देख रहे थे, मशीनरी से तमाम चीजें मलबे को निकाला जा रहा था। रेस्क्यू जिस तरीके से चल रहा है बहुत तेजी स्तर पर चल रहा है, क्योंकि हम कल से देख रहे हैं कि कुछ रेस्क्यू कराया था आईटीबीपी के जवानों ने, जो मतलब जिस तरीके से कहा जा सकता है कि बचा भी लिया गया था। और इस टनल के अंदर जिस तरीके का मलबा था, डेब्रिस यानी पूरी तरीके से पैक था और इतनी लंबी ये टनल है, तो ऐसे में संभावना यह है कि जितनी जल्दी हो सके करना है। जिस तरीके से स्टिक्स लेके गए हैं, टॉर्च लेके गए हैं, टनल के अंदर की स्थिति को समझने के लिए गए हैं और टास्क फोर्स का मतलब ही यही है कि कुछ ऐसा है इक्विपमेंट के साथ कि कुछ सफलता भी मिले। टास्क इसी तरीके का हो कि इस ज्वाइंटली ऑपरेशन करके तमाम चीजों को समझ सकें और चीजों को समझा के आगे देख सकें। बिल्कुल, अगर टेक्नोलॉजी का साथ मिलेगा तो कम वक्त में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकेगा। राहुल, आप हमारे साथ बने हुए, वही टिहरी से हमारे साथ प्रशांत देव भी जुड़ गए हैं। प्रशांत, आप वहां पर पहुंचे हैं, क्या हालात किस तरह के हैं, क्या अपडेट और अब इस पूरे मामले में रेस्क्यू को लेकर भी, राहत पहुंचाने को लेकर भी? जी, प्रशांत, टिहरी से क्या जानकारी और आपसे अपडेट लेना चाहेंगे? जी देखिए, अभी अपडेट यही है कि बहुत तेजी से मलबा हटाया जा रहा है। ये जो नदी है जो धौलीगंगा नदी, जिसमें कि ग्लेशियर टूट गिरा था और जो पुल टूटा है, सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त जो है दो फ्रंट पे। एक तो ये है कि राहत कार्य, जो लोग फंसे हैं उनको बचाना और खोजना कि कहां फंसे, और दूसरा संपर्क को जोड़ना। तो तमाम जेसीबी मशीनें आगे लगी हुई हैं और कि पुल को बनाया जा सके। और जो सामने ये मकान दिख रहे हैं, आगे गांव दिख रहा है, आगे और कई गांव हैं, उनको संपर्क में ला दिया जाए, क्योंकि सिर्फ एक इसी पुल के जरिए इधर से उधर जाया जा सकता है। और दूसरी जरूरी चीजें भी यहां से जाती हैं, जो कि रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल ये भी कहा जा रहा है कि लॉन्च कर दिया जाएगा। देखिए, एक महिला पहाड़ी रास्ते से इधर से आते हुए आ रही हैं, तो पहाड़ के रास्ते से इधर जाया जा सकता है। उनसे भी बात करते हैं। आप ये बताइए कि ये पुल के गिरने से कल क्या क्या देखा आपने? हमने तो सब कुछ देखा बेटा, जहाँ वहाँ वो का पेड़ नहीं है, हाँ। वहाँ से हमने समझा ऊपर से आ गया सारा, हाँ। और वहाँ देखा रहे सीधे यही चले, यहाँ से हमने समझा वो पुल जा रहे थे, वहाँ से बिल्कुल ऊपर, वहाँ मंदिर वहीं था। जब वहाँ से यूँ गिर गया तब मंदिर चला हमारा, हाँ। तब ते बाद हमने समझा, हम तो नीचे गाँव वाले सब भाग गए। आप लोग सब नीचे भाग गए थे? कहाँ भागा,
काम था, खाली कोई और जैसा हो गया, इतने पत्थर जैसा है, ऊपर चल गई तो चट्टान। गाय बोकड़ा खाली भैर में बाजा था, ऐसे सारा नीचे दरा, बकरी को नीचे दरा, क्या करना था? घर में चापी नहीं लगाया कोई, ना खाली छोड़ दिया। कल के साथ हमारे इतने वो इसके घर में ये ग्लेशियर टूटा कैसे? आपने कभी अपने जिंदगी में पहले ग्लेशियर नहीं देखा बेटा कभी ना जिंदगी भर ने। अब पुराना जमान का बूढ़ा मग के साथ भोवल हमके क्या पता? हाँ वो तो तुम सरकार जानते, जो तुम लोग जानते होगा उसको पता चलेंगे ने, हमको क्या पता चला? हम तो अभी देखा बस, वो तक कि भगवान ने हमको बताया। नहीं तो हम नीचे गाँव वाले इतने गाँव तो हम नीचे कुछ रहे नहीं। कल तो बोल रहे छोटा बच्चा बुच्चा तो सर जाते हैं। तो रैनी गांव के ग्रामीण को आप सुन रहे थे कि ऐसा कुदरत का कहर पहले नहीं देखा उन्होंने, और जिस तरह से ये त्रासदी आई, अपनी जान बचाकर किसी तरह से गांव वाले भागे थे। प्रशांत, लगातार आपके जरिए हम तक तस्वीरें पहुंच रही हैं रेस्क्यू को लेकर, और राहुल आपके पास भी हम लौटते रहेंगे अपडेट के लिए कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया इस ताजा अपडेट के लिए। तो चमोली जिले में रात भर राहत और बचाव का काम जो है वो चलता रहा। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार बचाव के काम में लगी हुई है, और आईटीबीपी ने टनल में फंसे लोगों को निकाला है। वहीं दूसरे टनल में अब भी करीब 30 के करीब लोग फंसे हुए हैं, और आशंका है कि जैसे निकालने की ये कोशिश की जा रही है कि उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। साथ ही उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक प्रशासन भी अब अलर्ट पर है, और खास तौर पर गंगा नदी में जलस्तर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से सावधानी अभी से बरती जा रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन इलाके में रविवार को हुए हादसे में 200 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। तपोवन में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी प्रोजेक्ट साइट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब तक अलग अलग जगहों से 14 शव बरामद किए गए हैं। एनटीपीसी प्रोजेक्ट साइट पर 2 टनल हैं। पहली टनल में फंसे 16 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। दूसरी टनल में 30 वर्कर्स फंसे थे। 900 मीटर लंबी इस टनल में कल रात पानी बढ़ जाने से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। एनडीआरएफ की टीम ने आज सुबह जलस्तर घटने के बाद ऑपरेशन फिर शुरू कर दिया है। ये तस्वीर हैरान कर रही है और परेशान कर रही है कि जो हुआ उसमें कई अपने चले गए, कोई अपनों को तलाश रहा है, लेकिन कब हुआ, कैसे हुआ, किसने देखा? आप लोकल हैं इस गांव के, क्या हुआ था, क्या देखा था? बस वही जितने भी लोग सरिया के ऊपर काम कर रहे थे, ये बैराज बनना 23 मीटर इसके ऊपर हाइट है, उसके हाइट में काम कर रहे थे, और पानी का मलबा एक साथ पूरे पेड़ पौधों के साथ बह के आया, और जैसे ही लोग अफरा तफरी सी मच गई, कुछ लोग बचने के लिए भागने लगे, लेकिन वो भी मलबे के चपेट में आ गए। पानी की रफ्तार और पानी का जो हाइट था वो कितना था? 23 मीटर इस बैराज की इस समय हाइट है। 23 मीटर से ऊपर से भी पानी गेट से भी तोड़ करके ऊपर निकल गया, और उसके बाद जितने भी 23 मीटर पे लोग काम कर रहे थे वो उस पानी में समा गए। देखते देखते जिंदगी नहीं बचा पाए हम लोग, और वो सारे एक साथ के लिए बह गए, और 34 लोग इसके अंदर अभी भी हैं। कोशिश करते हैं कि 34 लोग किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेस ऐसा है कि उस स्पेस में यदि वो लोग खड़े होंगे तो वहाँ पे 600 मीटर का स्पेस है, जहाँ पे उनको सभी चीज सुरक्षित होने की संभावना है। पूरी फोर्स काम कर रही है, पूरी भारत की टीम यहाँ पे काम कर रही है, सारे नेशनल काम कर रहे हैं। ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि आप ये टनल की हाइट देखिए, और टनल के जो आप आसपास का तस्वीर देखेंगे, पानी का जो रफ्तार और जो हाइट था, जो गति था, वो इस तरीके से था कि इस टनल को पूरी तरीके से भर दिया। और ये जहाँ मैं मौजूद हूँ ये भी पानी से भरा था, मलबे से भरा था, और ये जो मलबा आप देख रहे हैं ये उसी का हिस्सा है जो रेस्क्यू किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। लोगों के अनुसार जो देखा लोगों ने वो बता रहे हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें हुई। ये तमाम जो टीमें हैं यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तैयारी में है कि किस तरीके से अगर कोई निकलता है तो उसको कैसे रेस्क्यू किया है, कैसे उसको लेके जाना है। ये तमाम व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पे टीमें मौजूद हैं। ये तस्वीर हैरान कर रही है और परेशान भी कर रही है कि ये तबाही एक बार 2013 में देखने को मिली थी, उसके बाद एक बार फिर यहाँ देखने को मिली है। और अभी फ़िलहाल जो तस्वीरें हैं उसमें यही है कि रेस्क्यू चल रहा है, एक लंबा वक्त लगेगा, कोशिशें की जाएगी कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए। तपोवन में कल सुबह 10 बजे ग्लेशियर टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिरने के बाद ये हादसा हुआ। इससे बाढ़ के हालात पैदा हो गए और धौली गंगा पर बन रहा बांध बह गया। कल देर रात ऋषि गंगा और धौली गंगा नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ गया।
इसके बाद चमोली जिला प्रशासन ने किनारों पर रहने वाले लोगों को अलर्ट किया था। वायुसेना आज प्रभावित इलाकों के एरियल सर्वे के लिए वैज्ञानिकों को एयरलिफ्ट करेगी। ग्लेशियोलॉजिस्ट की दो टीमें भी बाढ़ के कारणों की पड़ताल कर रही हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के अलावा आर्मी ने भी अपने 600 जवान चमोली भेजे हैं। इसके अलावा वायुसेना ने MI-17 और ध्रुव समेत 3 हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू मिशन पर लगाया है। वायुसेना के C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान राहत सामग्री लेकर देहरादून पहुंच गए हैं। क्या खतरा अब भी है? उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है। उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसे शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। बिजनौर, कन्नौज, फतेहगढ़, प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर, गढ़मुक्तेश्वर, गाजीपुर और वाराणसी जैसे कई जिलों में अधिकारी लगातार नजर रख रहे हैं। अगर देखें तो 16-17 जून 2013 को बादल फटने और इसके बाद ग्लेशियर टूटने से रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जिलों में भारी तबाही मची थी। इस आपदा में 4,400 से ज्यादा लोग मारे गए थे या लापता हो गए। 4,200 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया। इनमें 991 स्थानीय लोगों की अलग अलग जगह मौत हुई। 2013 के बाद अब इस भीषण हादसे ने हर किसी को अंदर तक हिला दिया है। ये तस्वीरें हैं, मैं आपको कोशिश करता हूं आगे ले जाने की कि किस तरीके से ये रेस्क्यू किया जा रहा है। जो ऑफिशियल्स हैं, ये कितना तंग रास्ता है, बावजूद इसके यहाँ रेस्क्यू पूरी तरीके से किया जा रहा है। जो लोगों को निकाला जा रहा है, अब तक जो जानकारी मिल रही है उसमें ये है कि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इसका मलबा निकाला जा सके। मैं पूरी तरीके से, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ से चलना और निकलना। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जो आईटीबीपी के जवान हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जो आर्मी जो लगाई गई है, ये देखिए किस तरीके से यहाँ इस काम को किया जा रहा है। बेहद ही मुश्किल समय में और मुश्किल जगह पर ये आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार कोशिशें कर रही हैं कि इस टनल को खाली किया जा सके। इससे पहले भी आपने जो तस्वीर देखी उसमें लोगों को निकाला जा रहा था और अभी भी ये लगातार कोशिशें चल रही हैं। ये वो तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो नदी का हिस्सा है ठीक मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे। बहाव देखिए पानी का, जिस तरीके से तमाम चीज़ें दिख रही हैं, ये पूरी हैरान कर रही है कि इस तबाही ने, इस मंजर ने कितनों को खो दिया और कितनों को यहाँ अभी भी ढूंढा जा रहा है। और ये तस्वीर मेरे ठीक पीछे की, जहाँ टनल लगातार इसको खाली किया जा रहा है, इसका मलबा निकाला जा रहा है। पूरी तरीके से लगातार रेस्क्यू जारी है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 तपोवन। और चमोली हादसे से जुड़ी हुई सभी ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग आपको हम दिखाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।